धमाका एक मार्मिक सामाजिक कहानी जो लेखक पीके सिंह ने 1998 में लिखा था। आइए सुनते हैं। पंडित दयाशंकर त्रिपाठी एक भोले भाले ग्रामीण व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी दयावंती, दो बेटे संजय और धनंजय थे। संजय की उम्र तकरीबन 10 वर्ष थी, जबकि धनंजय 15 वर्ष का था। पंडित जी के माता पिता अभी जीवित थे और जिंदगी के अंतिम दौर से संघर्ष कर रहे थे। पंडित जी को अपने माता पिता की सेवा भक्ति भावना से किया करते थे और अपने पुत्र कर्तव्य का पालन कर रहे थे। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शायद यही वजह था कि पंडित जी के परिवार की जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत हो रही थी। यूं तो पंडित जी का जीवन 25 वर्षों तक गांव की हरियाली में बीता, मगर पंडित जी का चाचा हरिशंकर त्रिपाठी के बेईमानी ने पंडित जी को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया और लगभग 20 वर्षों से पंडित जी सपरिवार हमारे पड़ोस में आकर रहने लगे थे। दिल्ली जैसे शहर में आकर पंडित जी को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। एक तो पंडित जी का ग्रामीण स्वभाव था, जो शहरी आधुनिकता और कुटिलता से कोसों दूर था। शहर में तो लोगों के कई चेहरे होते हैं, भले ही लोग फिल्मों में ना काम करते हों, लेकिन लगभग प्रत्येक शहरी दिन भर अभिनय करता रहता है। गलती शायद उन लोगों की भी नहीं। कलयुग में सच्चाई पर जीना इतना आसान भी तो नहीं। पंडित जी की सादगी, सच्चाई और वास्तविक चेहरा ही शायद वजह थी कि पंडित जी दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने आप को शामिल न कर सके। जैसे तैसे पंडित जी को एक मंदिर में पुजारी का काम मिल गया और पंडित जी उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। पंडित जी बहुत ही नेक दिल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वैसे तो मेरा अधिकतर समय दिल्ली के भागम दौड़ से में ही गुजर जाता था, लेकिन कभी कभी पंडित जी से मुलाकात हो जाती और मैं झुककर उन्हें प्रणाम करता तो पंडित जी भी उसी रूप में आशीर्वाद देते। उनसे बात करना तो ऐसा लगता था जैसे समस्त गम को भूल गया हूं। जिंदगी में गमों को भूल जाना भी तो एक कला है, लेकिन पंडित से बात करके मन की गम करके ही गम को भूल जाता था। किसी कला की जरूरत ही नहीं थी। उनकी स्पष्टवादिता, नेक दिली एवं दूसरों के प्रति आत्मसम्मान मेरे दिल को छू जाती थी। ऐसे कहूँ कि हम शहरी लोगों को कोई मतलब ही नहीं। हमें तो रुपया पैसा चाहिए परिवार चलाने के लिए और खूब अमीर बनने के लिए। पंडित जी से घंटों बात करने का दिल चाहता था। पंडित जी एक अच्छे पड़ोसी ही नहीं बल्कि एक सच्चे ब्राह्मण भी थे। वैसे भी एक अच्छा पड़ोसी तो आजकल नसीब वाले को ही मिलता है, वरना आजकल तो एक पड़ोसी दूसरे को नीचा दिखाने की ही कोशिश करता है, तभी तो अपने आप को ऊंचा समझ सकता है। मेरे परिवार से पंडित जी के परिवार का अच्छा ताल्लुकात भी था। मेरे घर में जब भी पूजा पाठ होता तो पंडित जी को ही बुलाया जाता था। आर्थिक परेशानी के बाद भी लोभ उनसे कोसों दूर था। हाँ, पंडित जी अपनी लंबी चुटिया के कारण हमेशा बच्चों के लिए हास्य पात्र बने रहते थे। बच्चे से उन्हें हार्दिक प्रेम था। जब बच्चे उनको देखते थे तो हंसते हुए चिढ़ाते थे, पंडित जी, आपकी चुटिया तो बंदर के पूंछ के माफिक लंबी है। प्रत्युत्तर में पंडित जी गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा देते थे और मैं पूछता कि आपको बुरा नहीं लगता, तो कहते थे, काश मेरे लाखों छुट्टियां होती तो मैं अपने देश के समस्त बच्चों का मनोरंजन करता। पंडित जी कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। शायद यही वजह था कि आज तक उनका किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं हुआ था। वैसे भी गरीब को किसी बात का बुरा क्यों लगेगा। हाँ, आजकल आपस में पड़ोसी से मनमुटाव ना हो तो खाना भी तो हजम नहीं होता। सभी पंडित जी का दिल से आदर करते थे और सच कहूं तो वो आदर के पात्र भी थे। अन्यथा वैसे आदर के पात्र शहर में ढूंढने से भी तो नहीं मिलते।
वैसे भी आजकल लोगों को पैसा चाहिए, आदर जाए तेल लेने। वे दिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं कनॉट प्लेस जा रहा था। मैंने अपनी मारुति स्टार्ट भी कर लिया था कि तभी पंडित जी घर से निकलते हुए बोले थे, सुमन जी, अगर आप हमें कनॉट प्लेस छोड़ देंगे तो आपकी हमारे ऊपर अति कृपा होगी। मैं जल्दी से कार के बाहर उतरकर आदर के साथ पिछला दरवाजा खोल दिया। उनके साथ उनका बेटा संजय भी था। कार में बैठकर पंडित जी से धार्मिक बातें होती रहीं, लेकिन मेरा ध्यान तो कार चलाने में ज़्यादा था, क्योंकि मुझे पता मालूम था कि कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी होती है और वे खुद के साथ यमराज को भी लेकर चलते हैं। उनको तो जीना नहीं है, दूसरे के पास भी यमराज जी को पहुंचा देते हैं। गलती वो करते हैं और वो तो मरते ही हैं, साथ में जो गलती नहीं करता उसे भी यमराज जी के साथ जाने को विवश कर देते हैं। ट्रैफिक के नियमों को तो वो तोड़ने के लिए घर से निकलते हैं। मैंने पंडित जी को नगर पालिका भवन के पास उतार दिया। पंडित जी ने मुझे धन्यवाद कहा और संजय ने प्रणाम भी किया था, लेकिन मेरा ध्यान तो ट्रैफिक की तरफ था, क्योंकि ये शहर है भाई, किसी के पास समय नहीं है। 1 मिनट उनको मेरी वजह से रुकना पड़े तो झगड़ा करने से नहीं चुकेंगे। न जाने सभी के अंदर इतनी निराशा और गुस्सा क्यों भरा हुआ। शायद सब शादीशुदा होंगे। मैंने लोगों के बारे में सोचा और पंडित जी के बारे में सोचते हुए बरबशी मेरे पैर का दबाव एक्सीलेटर पे बढ़ता चला गया। करीब 10 बजे रात्रि को मैं घर वापस पहुंचा। मैं दिन भर की भाग दौड़ के साथ थका हुआ था। मैंने कार का इंजन बंद किया, दरवाजा खोला। जैसे ही बाहर निकला, एक औरत की चित्कार करती हुई करुणामयी रुदन मेरे कानों से टकराकर उनको असीम पीड़ा देती हुई निकल गई। मैं ठिठका, अपने ध्यान और कानों को रुदन की दिशा में लगा दिया। आवाज पंडित जी के घर के पास से आ रही थी। पंडित जी के घर के बाहर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी थी। मेरे दिमाग में एक साथ हजारों सवालों ने घर कर लिया और मेरे पैर पंडित जी के घर की तरफ तेजी से बढ़ गए। कुछ दूरी से लोगों की सांत्वना सुनाई देने लगी। मैं मन ही मन घबरा गया। सहानुभूति देने वालों की कतार लगी थी। मैं भी उस कतार में शामिल हो गया, बिना जाने कि क्या हुआ। एक सहानुभूति ही तो है जो आजकल फ्री है, इसलिए लोग खूब देते हैं। चलो, कुछ तो लोग फ्री दे रहे हैं, शायद बाद में इसके लिए भी लोग पैसा मांगने लगे। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी, क्योंकि रोने की आवाज़ बहुत सारे लोगों की आ रही थी। भीड़ की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने देखा मेरे आगे वर्मा खड़ा था। मैंने जल्दी से वर्मा से पूछा, क्या बात है वर्मा, पंडित जी के घर क्या हुआ है? मेरे इस प्रश्न पर वर्मा चौंक पड़ा। क्या तुम्हें सचमुच कुछ मालूम नहीं? मैंने अपने चेहरे से अनभिज्ञता जाहिर की। क्या तुम्हें यह भी पता नहीं कि आज कनॉट प्लेस में बम विस्फोट हुआ है और बहुत से लोग काल का ग्रास बन गए हैं और जख्मी लोग तो अनगिनत है? हाँ, ये तो मुझे मालूम है, इसलिए तो ट्रैफिक जैम की वजह से मुझे घर आने में देरी हुई। तो क्या पंडित जी का कोई अपना नहीं, बल्कि खुद पंडित जी धमाके का शिकार हो गए हैं और उनका बेटा संजय बुरी तरह से जख्मी होकर अस्पताल में पड़ा है। वर्मा की इस खबर ने मेरे दिमाग में धमाका सा किया। मेरे दिमाग के सभी नशे झंझना उठी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। बोलने के लिए शायद मेरे पास शब्द ही नहीं थे। स्मृति पटल पे बार बार पंडित जी और संजय का मुस्कुराता हुआ चेहरा आने लगा। अभी सुबह ही तो मैं पंडित जी को, तो क्या पंडित जी से मेरी मुलाकात अंतिम थी? काश अगर ये मुझे पहले मालूम होता तो। कुछ समय बाद मैंने रूढ़े गले से पंडित जी की विधवा और उनके माता पिता को सांत्वना देकर लड़खड़ाते कदमों से मैं अपने घर की तरफ बढ़ा। मेरे दिलो दिमाग में पंडित जी सवार थे। घर के अंदर आते ही जाते ही कविता ने
खाना खाने को कहा तो मुझे गुस्सा बहुत आया। फिर मैंने अपने आप को नियंत्रित करके कविता को मना कर दिया, मुझे भूख नहीं है। बस इतना कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और मन ही मन बोला, पड़ोस में मौत हो गई है और इसे खाना खाने की पड़ी है। शायद मानवता और इंसानियत खोती जा रही है, हमें अपने पड़ोसियों से भी लगाव नहीं रहा। बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद तो मिलो दूर थी। बार बार पंडित जी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम जाता। कितने अच्छे आदमी थे, कितने नेक दिल, मिलनसार, धर्मात्मा। क्या ऐसे लोगों को ही भगवान हमेशा अपने पास जल्दी बुला लेते हैं? लेकिन क्यों? क्या भगवान भी धरती पे अच्छे लोगों को नहीं रहने देना चाहते? क्या होगा पंडित जी के परिवार का? न जाने ऐसे ही कितने सवाल दिल को झकझोरता हुआ चला गया। फिर कब नींद आई, कब सुबह हुआ, मुझे पता न चला। सुबह उठने पर समाचार पत्र से पता चला कि सरकार ने मृतकों के परिवार को 50,000 और जख्मी व्यक्ति को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। मुझे थोड़ी सुकून मिली। फिर वही काम काज, भागम दौड़ी, जीवन की आपाधापी शुरू हो गई। कौन किसको याद करता है? जैसे जंगल के जीव जंतु हमेशा भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं, एक दूसरे को मारकर खाते रहते हैं, वैसे ही हम मनुष्य भी अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए कुछ भी करते हैं। मैं भी अपने कामों में इतना व्यस्त हुआ कि 1 महीना निकल गया। एक दिन बाजार में पंडित जी की विधवा मिल गई। न चाहते हुए भी मैं पूछ बैठा, बहन जी अब सब ठीक तो है? सहानुभूति के 4 शब्दों के आगे पंडित जी की विधवा रो पड़ी। मैं किंग कर्तव्य विमुख सा चुपचाप खड़ा था। कुछ समय बाद वह सिसकते हुए बोली, ठीक क्या होगा भाई साहब, एक तरफ डॉक्टरों ने संजय का एक पैर काट दिया, वह अपाहिज हो गया है, और दूसरी तरफ सरकार द्वारा घोषित रकम भी अब तक नहीं मिला। तो क्या अभी तक आपको 60,000 रुपये नहीं मिले? मैं विस्मित होते हुए पूछ बैठा। 60,000 तो छोड़िए भाई साहब, 5,000 तो घर से लग गया, और उधर डॉक्टर संजय को घर लेकर जाने को बोल रहे हैं। इस एक धमाके ने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी। न जाने उन आतंकवादियों को मेरे परिवार से क्या दुश्मनी थी। पंडित जी की विधवा की करुणामयी आवाज से मैं द्रविड़ हो उठा। मैं सोचने पर विवश हो गया कि इस एक धमाके ने पंडित जी जैसे न जाने कितने परिवारों के सुख छीन लिए। और सरकार तो घोषणा करने के बाद भूल जाती है कि घोषित रकम मृतक और जख्मी के उत्तराधिकारी को मिली कि नहीं। उस दिन तो सहानुभूति देने वालों का तांता लगा हुआ था, लेकिन मदद करने कोई नहीं आया। लोग सहानुभूति देते हैं, समय और रुपया नहीं। मैं बुदबुदाया। मैं लोगों से नाराज था। फिर याद आया कि मैं भी तो था सहानुभूति देने वालों की कतार में। मैं भी तो केवल सहानुभूति देकर ही पंडित जी के परिवार को भूल गया था। मैंने उसी समय दृढ़ निश्चय किया कि मैं घोषित रकम को पंडित जी की विधवा को दिलाकर ही चैन से बैठूंगा। मेरी उठक बैठक अच्छे रसूखदार लोगों में थी। मैंने रकम दिलवाने के लिए खूब दौड़ धूप करना शुरू कर दिया। भारत सरकार को टैक्स देना आसान है, लेकिन घोषित रकम सरकार से लेना टेढ़ी खीर है। सरकार लेना बैंक है और हम सब देना बैंक। इस बीच पंडित जी के घर से मेरा आना जाना ज़्यादा होने लगा। घर में मेरा आना जाना ज़्यादा होने लगा था। पंडित जी के माता पिता की बातें मुझे अच्छी लगने लगी थी। इस बीच कितने बार मैंने कविता की आंखों में शक का कीड़ा तैरते हुए देखा। मैंने दिन रात एक करके पंडित जी की विधवा को रकम दिला दिया। संजय भी अब घर आ चुका था। पंडित जी का सारा परिवार मेरा आदर सत्कार किसी देवता की तरह करने लगे थे। इस बीच मुझे अपने पड़ोसियों की निगाहें भी घूरने लगी थी, बल्कि शास्त्री जी जैसे सरीखे व्यक्ति भी एक दिन बोल पड़े, क्या बात है सुमन बेटा,
आजकल पंडित जी के परिवार पे आपकी दया दृष्टि कुछ ज्यादा ही हो गई है। मैं शास्त्री जी की बातों का आशय भली भांति समझ गया। दिल किया अपने आप को धर्मात्मा कहने वाली शास्त्री का मैं टेटुआ दबा दूं, मगर दिमाग ने ऐसा करने से मना किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की सोच कभी भी नहीं बदलेगी। अगर बदल जाए तो वो उच्च वर्ग में जो आ जाएंगे। घर पहुंचा तो कविता राह देख रही थी। आइए, आखिर आप आ ही गए। मैं तो सोच रही थी आज की रात पंडित जी के घर में ही आपकी मस्ती होगी। सुनाइए पंडित जी की प्यारी विधवा का समाचार। कैसी कैसी है महारानी। कविता के इस व्यंग ने मुझे अंदर से क्रोधित कर दिया। कविता, मैं गुस्से में दहाड़ा। क्यों? सच्चाई दिल को चुभ गई। मैं बच्ची नहीं हूं, सब समझती हूं। वही व्यंग्यात्मक वाक्य। क्या किसी की सहायता करना बुरी बात है? मैं थोड़ा शांत होते हुए बोला। बिल्कुल नहीं। और जब वो विधवा है तो मर्द को सहायता तो करनी ही चाहिए, सभी तरीके की सहायता। विधवा की जरूरतें तो बहुत होती हैं, क्यों? कविता का एक एक शब्द मुझे अर्जुन के उन वाणों से ज्यादा चुभ रहा था जो भीष्म पितामह को लगी थी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं औरतों के शक्की स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। अब उसे भुगतने का समय आया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी में भी एक धमाका हो, इसलिए मैंने पंडित जी के घर आना बिल्कुल बंद कर दिया। करीब 1 महीना बाद वैशाखियों पर झूलता हुआ संजय मेरे पास आया। उस वक्त मैं लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। मामा जी, हम सभी अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए दादाजी और दादी जी ने आपको धन्यवाद भिजवाया है। हम लोग आज ही चले जाएंगे। संजय दुखी मन से मासूमियत से बोला। क्यों? न चाहते हुए मैं बोल पड़ा। मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है और फिर पड़ोसियों का व्यंग भी तो। कहते कहते संजय अपने बगल में लगे बैसाखियों पे झूलता हुआ चला गया। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि कनॉट प्लेस वाले धमाके में पंडित जी नहीं मरे, बल्कि ऐसे धमाके ने तो हमारी मानवता, सामाजिकता, दया, करुणा, दिल दर्द सबको तहस नहस कर दिया है। केवल स्वार्थ का साम्राज्य स्थापित है हमारे दिलो दिमाग में, हमारे दिनचर्या में। धन्यवाद।